कभी हिंदू ने नहीं कहा हम हिंदू खतरे में हैं। हिंदू सहिष्णु है, यही उसका भूषण है, लेकिन सहिष्णु कमजोर है ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया के नक्षत्र मंडल में, इतिहास में भारत ने एक बड़ा हस्ताक्षर किया है राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके। इस बात को यूं समझ लीजिए। अरे हिंदू का वोट है तो अखिलेश यादव राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो नरेंद्र मोदी राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो राहुल गांधी राजनीति में है। नहीं, सब घर चले जाओगे मित्र, इसलिए ये गलत फहमी नहीं। खैर, अखिलेश यादव ही क्यों, मोहन यादव क्यों नहीं, अच्छी बात है, यही लोकतंत्र का विस्तार है। बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है। इसी का जोरदार जवाब आज अमिताभ अग्निहोत्री ने दे दिया। आइए सुनते हैं जोरदार तो कहे ठीक बात है, जो कहते हैं आज भाजपा को जीत मिले या मुबारकबाद दे, लेकिन याद भी दिलाते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1951 की भारतीय जनसंघ की याद भी दिलाएंगे, दो सीट याद दिलाते रहेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अहंकार नहीं, ठीक है, मुबारकबाद आपको, मुबारकबाद आप, बढ़िया, अच्छी सरकार चलाइए, जनता से जो वादे किए थे पूरे कीजिए, 200 रुपए में सिलेंडर दीजिए, 450 में कहा था, और आधा कर दीजिए, मुफ्त में सब कुछ बांट दीजिए, करिए, सवाल पूछेंगे हम। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रस्सी पकड़ के हम भी लटक जाए कि हम भी भैया यही सब करेंगे। अब आपने कहा कि क्या खतरे में आ सकता है आरक्षण, अगर हिंदू खतरे में आ सकता है, उसका डर दिखाकर कि हिंदू खतरे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 90-95% मुख्यमंत्री, 100% मुख्यमंत्री हिंदू, और हिंदू खतरे में और एक पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो आरक्षण भी खतरे में आ सकता है साहब, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है तारिक खान, हिंदू कभी इस मुल्क में खतरे में नहीं आ सकता। हिंदू सहिष्णु हो सकता है, हिंदू निर्वीर्य नहीं हो सकता। एक हिंदू किसी की कृपा पर आश्रित नहीं, और किसी राजनीतिक दल की कृपा पर तो कभी आश्रित नहीं रहा, इसलिए ये भ्रम दूर कर लो। इस्लाम खतरे में है, ये नारा हम जरूर सुन रहे हैं पूरे ग्लोब में, लंदन में भी नारा लग रहा है इस्लाम खतरे में। अरे बताओ लंदन से क्या लेना देना भाई तुम्हारा, वहां में हिजाब पहन के लोग डांस कर रहे हैं, बोले इस्लाम खतरे में, यहां भी कह रहे हैं इस्लाम खतरे में। कभी हिंदू ने नहीं कहा हम हिंदू खतरे में हैं। हिंदू सहिष्णु है, यही उसका भूषण है, लेकिन सहिष्णु कमजोर है ऐसा भ्रम मत पालिए। दुनिया के नक्षत्र मंडल में, इतिहास में भारत ने एक बड़ा हस्ताक्षर किया है राम जन्मभूमि पर, भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण करके। इस बात को यूं समझ लीजिए। ये किसने कहा कि हिंदू का खतरे में आ सकता, कभी नहीं, नो, और आना भी नहीं चाहिए। हर देश का एक अपना आत्म तत्व है, भारत का आत्म तत्व अगर ये नहीं होगा, सनातन नहीं होगा, तो क्या होगा? खतरे में नहीं आना चाहिए, ये बात भी खराब है। क्यों खतरे में आए? अरे हिंदू का वोट है तो अखिलेश यादव राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो नरेंद्र मोदी राजनीति में है, हिंदू का वोट है तो राहुल गांधी राजनीति में है। नहीं, सब घर चले जाओगे मित्र, इसलिए ये गलत फहमी नहीं। खैर, हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। क्या भाई, देखे ऐसे करके, छुए जाने तब नहीं मानेगा, भाषण में तो सब कह दे। ये पीडीए का वैसे ही हो गया, एक तरफ पीडीए का ब्लूप्रिंट है और एक तरफ पीडीए का स्थूल रूप है। इसी पर लड़ाई होगी, इसी पर वोट होगा 24 में। तारिक खान साहब, देखिए, बीजेपी ने अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाए जी, और उनको ये अधिकार भी है। बेहतर होता कि अगर ये कहा जाता कि एक डॉक्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, ना कि एक यादव को बना दिया, यादव वोट लेने के लिए, बेहतर होता। लेकिन मैं आज दो बातें कहता हूँ और दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। आप आगे समझाइएगा क्यों काट रही हैं। आपने कहा जाति एक सच है, जो माने न माने वो पाखंडी, या वो पाखंड है, जाति एक सच है भारत का, चलिए ठीक है। दूसरा बयान प्रधानमंत्री का आता है 30 नवंबर को कि जातियां नहीं, 4 जातियां हैं सिर्फ देश में, और संदर्भ और प्रसंग इस बात का यही था कि जातिगत जनगणना की मांग का जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया कि गरीब, किसान, महिला और युवा 4 जातियां। तो जब 4 जातियां ये, तो बाकी जातियां कौन सी? तब तो प्रधानमंत्री भी पाखंडी हुए आपके हिसाब से, जबकि मेरे ये शब्द नहीं। आप बोलो, आप आगे बोलो, फिर हम बताएंगे मेरे हिसाब से क्या हुआ, ये हम ही बताएंगे। जी सुन तो लीजिए पहले जी। अब प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट का संदर्भ और प्रसंग पूरा बजाइए यहाँ पर जी। यही था कि जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको करारा जवाब मिल जाए, और 2 दिन तक मीडिया चैनलों ने इस बात को चलाया भी। फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की क्या जरूरत है कि लो भाई बना दिया, एक आदिवासी, एक अगड़ा और एक बैकवर्ड बना दिया। क्यों भाई?
एक डॉक्टर बना दिया, एक गरीब आदमी को बना दिया, एक बर्तन मांजता था उसको बना दिया, ये भी तो हो सकता था। जब जातियां हैं नहीं, डबल गेम न खेलें प्रधानमंत्री और बाकी सब लोग, एक तरफ चले, या तो जातियां हैं और या तो नहीं है। और अगर नहीं है तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश है, हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी उसको समाप्त करना चाहती है। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके विरोध में जाती है और व्यवस्था नहीं तैयार करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि नए किस्म के आरक्षण हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसका प्रारूप क्या महिलाएं होंगी, किसान होगा, गरीब होगा, युवा होगा, तो क्या होगा? अगर 27% मंडल कमीशन की सिफारिश खत्म होती है, अगर नहीं होती है, तो जब जातियां नहीं है तो जातियों में बांटना हिंदुस्तान को बंद करें। जब आप जिन हिंदुस्तान को जातियों में नहीं बांट पाते तो धर्म में बांटते। और हम खुल के एक बात कहते हैं, बस 2 सेकंड, कि जातियां हिंदुस्तान का सत्य है। हम जाति के आधार पर आरक्षण मांगते हैं और जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, लोहिया का फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक, हम कहते हैं भारत में सब एक समान है, ये अच्छी बातें बोलनी भी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम वो सारे वैधानिक उपाय जारी रखते हैं देश में, नेहरू से लेके आज तक, जो वंचित को सुरक्षा देते हैं, जो दलित को सुरक्षा देते हैं, जो आदिवासी को सुरक्षा देते हैं, करते हैं ना। मानव मानव एक समान बोलते हैं ना हम मंच से, फिर भी हम वुमन रिजर्वेशन में भी लाए ना भारत, कैसी बात हो गई? अरे तर्क तो ठीक लाओ भाई, फिर हम दे रहे हैं ना। और जानकारी होनी चाहिए रोहिणी कमीशन किसने बनाया और क्यों बनाया। इसीलिए बनाया कि 4 के कुल 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिए अकेले। मैं फिर दोहरा दूं, 10% पिछड़े वर्ग की जातियों ने 90% लड्डू खा लिया आरक्षण के लाभ के। इसलिए रोहिणी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। इस देश में चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेंगे बहुत सारे लोग, नहीं बचेंगे। 2600 जातियां के मित्र पार्टी, 2600 जातियां सेंट्रल लिस्ट की, ओबीसी की, उनके पास अभी तक 89 में विश्वनाथ प्रताप लेके आए थे मंडल, अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं पहुंचा। किसी ने फूटे मुंह से बोला? ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अरे अभी नहीं, तारीख जब आएंगे तब, जब आपको अवसर है बोलना चाहिए था ना। ऐसे तो सबका वो नहीं होगा ना लाभ। ये कुछ जातियों के लिए आरक्षण तो लागू नहीं हुआ था। और आरक्षण लगातार भारत में जारी रहा, किसी भी मिजाज की सरकार रही हो, जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए इस बात का कोई तर्क नहीं, और ये भय बिकता भी नहीं है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि आरक्षण उलट देंगे, कि आरक्षण पुलट देंगे, कुछ नहीं। आरक्षण का मटका जो है उसको हिला डुला जरूर देना चाहिए, ये ठीक बात है। क्या मैं तो कहता हूं राजनीतिक दलों में भी व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार, एक ही परिवार का व्यक्ति बहुत बार नहीं बने राजा। कमलापति त्रिपाठी ही क्यों रहे हमेशा, कभी केबी त्रिपाठी क्यों नहीं बन जाए? नहीं, अखिलेश यादव ही क्यों, मोहन यादव क्यों नहीं? अच्छी बात है, यही लोकतंत्र का विस्तार है जो मैं कह रहा था कम से कम। और त्रिपाठी जी, मैं एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं हृदय में, कसम भगवान की, दिल बिल्कुल टोटे टोटे हो गया देख के मेरा। क्या वसुंधरा जी और शिवराज जी के प्रति जो कांग्रेस के मित्रों का स्नेह उछाल मार रहा है, लग रहा बाढ़ आ जाएगी, भावनाओं का ज्वार। क्या कल तक जो सब, जब वहां शिवराज जी सरकार में थे तब, अभी चुनाव तक, और जब वसुंधरा जी सरकार में थी तो बताते थे इनने बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का। अब सब कह रहे हैं कि बताओ, इतने बड़े नेता, इतने महान नेता, इतने अच्छे नेता को हटा के नहीं, कुछ कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को सलाह दे रहे कि तुमसे क्या लेना देना उधर बहस करने से। वो करें ना, शिवराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपाठी जी नहीं, तो आपको भी लगा होगा कि गुरु ये मामला क्या है। अमिताभ जी, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हूं, फिर भी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस इसके लिए परेशान है। आप ये ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो। रही दूसरी बात, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको हटाते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे जो मुद्दे हैं राजनीति के वही रहेंगे। अभी पिछली बार भी मैंने जो चीजें कही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी चुभती हुई बातें मैं बोल रहा हूं कि इसका कोई बड़ा असर होगा। सामान्य रूप से कहा था कि राजनीति के सभी मुद्दे अभी जिंदा है। और एक विज्ञापन आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। त्रिपाठी जी जी
जी अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से मैं आपके पूरे वक्तव्य और निरीक्षण को सुन रहा था। साथ जैसा अरविंद राज जयतिलक जी ने बोला, मुझे तो ये लग रहा है आप दोनों लोगों को सुनने के बाद बड़ी गंभीरता से, कि जैसे भारत में अब विपक्षी दलों के पास राजनीति का कोई अवसर ही नहीं बचा। हम लोगों का तो करियर खत्म हो गया, अब तो भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बचा। मोदी जी जैसे महामानव ने ऐसा कर दिया है जैसा भूतो न भविष्य। लेकिन मैं अमिताभ जी कहूं कि राजनीति में अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, इस देश में अभी अपराधों का क्या हाल है जहां डबल इंजन की सरकार है, और दूसरा जो नाम ले आए और जिस बड़े आप अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि अब सारी समस्याओं का समाधान मोदी जी ने कर दिया, तो क्या वहां असंतोष नहीं है? वहां जिन लोगों को दरकिनार किया गया है और ये नए चेहरे लाए गए हैं, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है? अगर जो ऐसी स्थिति होती तो फिर आज तो भारत में राजनीति करने का अवसर ही समाप्त हो जाता। फिर तो हम यही मान लें कि राजतंत्र आ गया है, और यही राजतंत्र हमें चाहिए था कि राजा बोला रात है तो रानी बोली रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके इस नरेशन से कि सिर्फ इस समीकरणों से अगर राजनीति चल जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का ये उत्साह अच्छा है, लोकतंत्र में इसका स्वागत होना चाहिए, और इसलिए ज्यादा स्वागत है कि विपरीत स्थितियों में उत्साह रखना। अच्छी स्थितियां सामान्य हो तो उत्साह आ ही जाता है, और अच्छी हो तो आदमी छत पे चढ़ ही जाता है, छत पे चढ़ के बतासा फेंकता है गली में। लेकिन जब स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो तब अटारी पे खड़े होकर मुस्कुराना, उस अदा को सलाम। दो बातें कहूंगा फिर तारिक भाई के पास चलूंगा। हम डॉक्टर साहब विद्वान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि क्या भाई हम लोग अपना अपना घर बंद कर, दुकान बंद करें और जाएं, एक सरल भाषा में करें। उन्होंने तो गंभीर बातें कही, उसका भावार्थ ये था कि फिर कोई राजनीति ना करे। नहीं, मैं भी उतनी ही गंभीर बात कह दूं। 14 में और 19 में आपने आम आदमी, भारत के आम आदमी की समस्या नहीं उठाई थी, जापान के आदमी की समस्याएं उठाई थी, भारत के आम आदमी की समस्या उठाई थी ना, कि हांगकांग और केनिया के आदमी की समस्या उठा के गलत चुनाव लड़ गए थे। बोले अंधेरे में चुनाव कराया, हम जगी नहीं पाए, नींद में बोल गए केनिया, अब ससुर वोट ही नहीं मिला। ऐसा तो किए नहीं थे। तब भारत का आम आदमी चमचम और रसमलाई खा रहा था। अजब बात करते हो यार सब लोग। तब कौन सा मुद्दा उठाया था, हमको वो तो बताओ। और वोट तो उसने दिया। और जो बात ये कही जा रही है कि राजतंत्र आ गया, बताया मोदी को महामानव और क्या क्या दिव्य मानव, ऐसी भाषा इसलिए मत बोलिए। इस देश में जवाहरलाल रहे नेहरू जी, जनता के वोट से, जनता के आशीर्वाद से, तो राजतंत्र तो नहीं आ गया। इंदिरा जी भी चुनी गई, रही लंबे समय तक। उनका वो 2.5 साल वाला वो इमरजेंसी का जो बवाल है वो हटा दीजिए, तो अन्यथा राजतंत्र तो नहीं था। लोकतंत्र में जनता उनको प्यार करती थी, इसलिए उनको बना के रखती थी। ये कौन सी भाषा हुई? आप 2012 के बाद आपकी कोई राज्य सरकार लौट के नहीं आई। 2012 या 11 में असम में आई थी। आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और जो लोग लगातार सरकारें रिपीट कर रहे, आप तो बिजू और नवीन पटनायक के लिए भी बोलोगे कि उड़ीसा में तो सबकी दुकान बंद हो गई, राजतंत्र आ गया, चलो जी उड़ीसा में अब छोड़ो, बस पकड़ो घर जाओ। ये कैसी बात हुई? नवीन बाबू औरों से बेहतर है, इसलिए जनता उनको वोट दे रही होगी। क्या समस्या है? इसको राजतंत्र नहीं कहिए, ये लोकतंत्र में जनता का दुलार है, ये लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद है। इसको राजतंत्र कैसे कह देंगे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो रहा है। वो दिन चले गए जब रानी के गर्भ से राजा उद्भूत होते थे। अब ईवीएम से राजा पैदा हो रहे हैं, ईवीएम से विष्णु सहज शपथ ले रहे हैं। पहला हिंदू आदिवासी है छत्तीसगढ़ में जो शपथ ले रहा है मुख्यमंत्री की। विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में सबको रोटी सेक कर खिलाने वाला मोहन यादव आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो रहा है। ये राजतंत्र है? राजा के घर में पैदा हुए ही लोग नहीं ना। इसलिए त्रिपाठी जी ये ठीक नहीं। जब भी आप राजतंत्र का रा भी बोलोगे तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाएगी। गांधी परिवार, उसका आचरण राजतंत्र जैसा, राजतंत्र है नहीं, लेकिन उनका मिजाज वैसा है, फ्यूडल टेम्परामेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए आप उस नाजुक उसको मत छेड़ा करो, वो फसाव है। उस लफड़े में मत पड़ो ना। जिस गली में रात में जाने में खतरा हो उस गली में क्यों जाओ, उजाले में जाओ। इसलिए मैंने निवेदन किया। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हो, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। सभी दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की तैयारी में पूरे जोश के साथ जुट गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देश के सभी मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा और आरती का आयोजन करने का आह्वान किया गया है। भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के जवाब में नीतीश कुमार और नवीन पटनायक भगवान के शरण में पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते कई लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणा पत्र में जगह दी गई है। बाबरी मस्जिद के साथ बरसों तक चली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही खत्म हो गई। सरकार ने भी बिना देरी किए इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी कर दिया। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति में राम मंदिर काफी फिट बैठती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए खजाना खोल दिया है। अयोध्या को नए सिरे से संवारा जा रहा है। बीजेपी ने भी राम मंदिर मुद्दे को लोकसभा में भुनाने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति की हवा का रुख भांपने में माहिर है। जब से केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई है, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से परहेज नहीं किया है। पहले की तुलना में उन्होंने मंदिर का अधिक दौरा किया है। साथ ही वह मजार और मस्जिद की यात्रा करने में भी नहीं चूकते। हालांकि उन्होंने सीतामढ़ी में सीता की जन्मभूमि पुरौधा धाम में जानकी मंदिर परिषद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर बीजेपी को चौंका दिया। नीतीश कुमार को शायद इस बात का एहसास हो गया कि राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बिहार में बीजेपी पुरौधा धाम को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी की उग्र हिंदुत्व की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को हथिया लिया है। बता दें कि पुरौधा धाम रामायण का एक अहम हिस्सा है। बिहार सरकार मंदिर प्रांगण में स्थित सीता कुंड को विकसित करने जा रही है। साथ ही परिसर के सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। यहाँ मंदिरों में सीता वाटिका और लवकुश वाटिका का भी निर्माण होगा। बिहार सरकार यहाँ करीब 72 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मंदिर परिसर में सुंदर वास्तु शिल्प से सुसज्जित दीवारें तैयार की जाएंगी। मंडप और सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। मंदिर में आने वाले स्थानीय और बाहरी श्रद्धालुओं के वाहन लगाने के लिए अत्याधुनिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले यानी 17 जनवरी को उड़ीसा में जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। उड़ीसा के सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के बहुप्रशिक्षित श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना की तैयारी पूरी कर ली गई। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण पर 943 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परिक्रमा परियोजना पूरी होने के करीब है। इसके लिए 4 धाम साकेत 1000 से अधिक मंदिरों को न्योता भेज दिया गया है। दुनिया भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों और नेपाल के राजा को भी निमंत्रण भेजा गया है। अगले साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले यह महत्वपूर्ण है।